लोकसभा में चुनाव सुधारों और एसआईआर पर चर्चा शुरू हो गई है। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त खासकर ज्ञानेश कुमार को पूरी चर्चा सुननी चाहिए। अखिलेश यादव और मनीष तिवारी ने जो आरोप लगाए हैं, जो सुझाव दिए हैं, उस पर जवाब भी देना चाहिए। हम इस वीडियो में अखिलेश यादव और मनीष तिवारी के भाषणों की चर्चा कर रहे हैं। मनीष तिवारी ने जिस तरह से कानूनी उपाय सुझाए, वो चुनावी प्रक्रियाओं की खामियों और सुधारों को समझने में काफी मदद देती हैं। अखिलेश यादव का भाषण उन तथ्यों को उधेड़ रहा था जिससे चुनाव आयोग, गोदी मीडिया और आज का समाज मुंह चुराता है। आयोग के साथ साथ मीडिया कितना एक तरफा हो गया है। अखिलेश यादव ने चुनावों में विपक्ष को भी मीडिया में बराबरी का स्पेस देने की मांग की। मीडिया का जो रोल है चुनाव में, कुछ बात हम लोगों को समझ में नहीं आती। हमारे जो गरीब मतदाता हैं वो कभी कभी अध्यक्ष महोदय हमसे पूछते हैं कि आप तो टीवी पे आते हैं और चले जाते हैं, कुछ लोग टीवी पे आते हैं फिर जाते ही नहीं हैं, ये कारण क्या है? अगर इलेक्शन के समय पर हम पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस अगर बराबर नहीं मिलेगा तो शायद चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सुझाव ये भी है कि चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, मीडिया में बराबर का कहीं ना कहीं हम लोगों को भी स्पेस मिलना चाहिए। एक समय नीतीश कुमार भी कहा करते थे, हम जो करते हैं मीडिया दिखाता नहीं। अब वे भाजपा के साथ हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं। किसी भी चुनाव का आप उदाहरण लीजिए, अखबार और टीवी के कवरेज उठाकर देखिए, आपको विपक्ष गायब मिलेगा। बीजेपी के हिसाब से कवरेज मिलेगा, बीजेपी के फायदे के लिए तरह तरह का प्रोपेगेंडा नजर आएगा। अगर बीजेपी इतनी लोकप्रिय है, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, तो बराबरी के मैदान में उसे चुनाव लड़ना चाहिए। उसे भी मीडिया में विपक्ष के लिए बराबरी की जगह देने की मांग का समर्थन करना चाहिए। अखिलेश यादव बता रहे थे कि जिन सुधारों की मांग की जा रही है उनकी नौबत क्यों आई, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव आयोग और चुनाव की प्रक्रियाएं अब निष्पक्ष नहीं रहीं। अखिलेश ने फर्रुखाबाद, मिल्कीपुर और रामपुर के उपचुनावों का उदाहरण दिया। रामपुर चुनाव में क्या हुआ, इसे लेकर कुछ मामूली खबरें तो छपी हैं, लेकिन आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने विस्तार से रामपुर उपचुनाव की पोल खोली है, डराने वाला है। मैं सबसे पहला उदाहरण ये देना चाहता हूं कि एक रामपुर का बाई इलेक्शन जो लोकसभा का हुआ, जब लोकसभा का चुनाव बाई इलेक्शन रामपुर का हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि समाजवादी पार्टी यहां से नहीं जीतेगी, यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये आशंका हम लोगों को थी कि हर तरीके से हम लोगों को दबाया जाएगा, हर तरीके से चुनाव में धांधली की जाएगी। और जिस समय चुनाव शुरू हुआ वो चीजें हम लोगों को देखने को मिली। सभापति महोदय, वोटिंग के दिन, जिस दिन वोट पड़ रहा था, उस दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस और पूरा प्रशासन इस बात पे लगा हुआ था कि कोई भी वोटर घर से न निकले। रामपुर का बाई इलेक्शन हमने ऐसा देखा जहां पर पूरा पुलिस प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश में लगी थी कि मतदाता बाहर ना निकले, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लोकसभा का जीती। ये बाई इलेक्शन लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं। और एक एक घटना की सूचना हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दी है। एक एक घटना के पुलिस क्या कर रही है, पुलिस कहां बैरिकेडिंग लगाई है, पुलिस कहां रोक रही है, कौन पुलिस का अधिकारी कहां जा रहा है, डीएम क्या कर रहे हैं, कमिश्नर क्या कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने एक भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अखिलेश यादव ने कहा कि एक एक घटना की जानकारी और वीडियो चुनाव आयोग को दिए गए, पत्र लिखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, बीजेपी को जिताने के लिए काम करता है। उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव का भी उदाहरण दिया। इसी सीट से विधायक थे अवधेश प्रसाद, जो अयोध्या लोकसभा की सीट जीत गए। अखिलेश ने विस्तार से बताया कि यह सब पहले से तय किया गया
कि किस अधिकारी की नियुक्ति मिल्कीपुर में करनी है, किसे पीठासीन अधिकारी बनाना है, ताकि किसी भी हालत में बीजेपी ही जीते। वहां की सरकार ने मिलकर के किस अधिकारी को पोस्ट करना है, किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, और हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा लोगों को। एक व्यक्ति को पकड़ा, वो 6 वोट के डाल के आ रहे थे। एक व्यक्ति को पकड़ा जो दूसरी विधानसभा से थे। एक मंत्री जी भाग गए जो हजारों लोगों को लेकर के उस विधानसभा में आए हुए थे। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर हमें रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्म तभी संभव है जब हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होगा। चुनाव आयोग को निम्नलिखित बातों का सुधार करना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, चंडीगढ़ में कैमरे के सामने की चोरी पर, बंदूक तानकर वोटरों को वोट डालने से रोकने पर, उपचुनाव में चुन चुनकर एक अधिकारी पोस्ट करने पर, जीतने के बाद भी सर्टिफिकेट बदल देने पर, चुनाव आयोग को हमारे द्वारा दिए गए हजारों एफिडेविट्स प्राप्त न होने की झूठी बात पर, जबकि हमारे पास जमा करने की रसीद है, वॉशिंग मशीन फार्मूले पर जिसमें एक दिन पहले का भ्रष्टाचारी अगले दिन भद्राचारी हो जाता है और ऊंचे पद पर बैठा दिया जाता है, सत्ताधारियों के पैसे बांटने पर पकड़े जाने पर, सिद्धांतहीन राजनीति पर भी होना चाहिए, चुन चुनकर पीडीए के वोट काटने पर भी होना चाहिए, नकली वोटर से वोट डलवाने पर भी, नकली आधार कार्ड बनाकर चुनावी खेल करने पर, एक वोटर के द्वारा कोई वोट डालने पर, चुनाव के दौरान योजना चलाकर घूस देने पर। अखिलेश यादव के भाषण में चुनावी प्रक्रियाओं में गैर बराबरी का जिक्र रहा। उन्होंने कई उदाहरणों से बताया कि अब चुनाव बराबरी के मैदान में नहीं होता है। अगर चुनाव निष्पक्ष ना हो, चुनाव आयोग और प्रशासन किसी एक पार्टी की तरफ झुक जाए और ज्यादातर चंदे किसी एक पार्टी को मिले, तो मैदान बराबरी का नहीं रह जाता। अखिलेश ने कहा कि गैर बराबरी भारत के लोकतंत्र को, चुनावी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा रही है और एक तरफा बनाती जा रही है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला उठाया। आपने भी देखा होगा, फरवरी 2024 में मोदी सरकार एक फैसला लेती है। उस फैसले से टाटा समूह की 2 कंपनियों को 44,000 करोड़ की सब्सिडी का लाभ मिलता है और उसी समूह की बनाई हुई एक संस्था कुछ हफ्ते बाद बीजेपी को 758 करोड़ का चंदा देती है। इस तरह से अगर होगा, एक ही पार्टी को 700 करोड़ का चंदा मिलेगा, तो भारत में एक ही पार्टी चुनाव लड़ने लायक रह जाएगी। इधर एक नई चीज है, नया जमाना है, तो नई चीज है सोशल मीडिया। पहली बार देखने को मिल रहा है कि जहां पर इमेज बनाने के लिए पैसा नहीं खर्च किया जा रहा, अध्यक्ष महोदय, दूसरे की इमेज कैसे खराब की जाए उसके लिए पैसा खर्च किया जाता है। जो नकारात्मक जितना कैंपेन है, मैं अध्यक्ष महोदय दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है, कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है जो हम नेगेटिव कैंपेन रन कराते हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों ऐसे लोग हैं और हजारों करोड़ रुपए इस बात के लिए खर्च करते हैं कि नेगेटिव कैंपेन कैसे रन किया जाए। और जितना जितना चुनाव करीब आता है, उतना सोशल मीडिया से लेकर के हर प्लेटफॉर्म पर नेगेटिव कैंपेन अगर कोई कर रहा है तो वो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग। इलेक्टोरल बॉन्ड की तो बात हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमें तो मिला ही नहीं कुछ। अध्यक्ष महोदय, क्या बात करूं मैं इलेक्टोरल बॉन्ड की। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी को मिले हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले हैं। दूसरा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ही हमारे मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहां से मिलता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा चुनावी खर्चा इनके पास, दूसरा खर्चा इनके पास। हम लोगों का भी तो कोई ख्याल रखे अध्यक्ष महोदय, वो आप बता देना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला जो खेल है अध्यक्ष महोदय, ये तो दिखाई देने वाला खेल है। उसमें सोचिए कहां हम लोग टिकेंगे, कहां रीजनल पार्टीज टिकेंगी। इसलिए अगर ये तरीका चुनाव होगा, खर्चा कैसे कम हो, इस पे भी इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि ये खर्चा कैसे कम किया जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष हो जाए तो 2027 में यूपी में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के तमाम सुझावों का समर्थन किया।
कहा कि मनीष तिवारी ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। कांग्रेस देर से जागी है, लेकिन यही सही रास्ता है। भारत की और जापान की तुलना करने हम कहाँ खड़े हैं? अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहाँ तक पहुँचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिरकार भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं? अखिलेश यादव से पहले मनीष तिवारी का भाषण रहा। उनका भाषण चुनाव सुधारों की दिशा में रास्ता बताने वाला रहा। तिवारी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसे अभी और तुरंत करना संभव ना हो। सवाल है, क्या चुनाव आयोग या मोदी सरकार प्रयोग के तौर पर भी करने का साहस कर पाएगी? मनीष तिवारी ने एसआईआर को चुनौती दी, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुधार के उपाय बताए, चुनाव से पहले सरकारी पैसे बांटने पर भी सवाल उठाए और कानूनी रास्ता बताया कि इसे अब रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान बैलेट पेपर से होना चाहिए या फिर 100% वीवीपैट की पर्ची गिनी जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम मैन्युपुलेट हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को इस बात की चिंता है कि ईवीएम मैन्युपुलेट हो सकते, और जब आवाम का भरोसा लोकतंत्र में टूटता है तो अराजकता फैलती है। अध्यक्ष जी, अराजकता फैलती है, और इसलिए यह बहुत जरूरी है। मैंने सदन में सवाल पूछा था, किरण रिजिजू जी यहां पे है नहीं, उस समय वो कानून मंत्री थे 25 मार्च 2002 को। मैंने ये पूछा था इस सदन में, आप आसन पे थे अध्यक्ष जी, कि ये ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है? ये ईवीएम का जो सोर्स कोड है, ये क्या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं? ये चुनाव आयोग के पास है? Who has the source code of these EVMs? I did not receive an answer that day. I have not received an answer till now. और मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार को चुनाव आयोग से यह बात पूछकर हम लोगों को बतानी चाहिए कि क्या उसका सोर्स कोड जो मदरबोर्ड प्रोग्राम होता है वो उनके पास है कि उन कंपनियों के पास है जो ये मशीनें बनाते हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि कई देश मशीन से मतदान कराते थे, मगर वे भी बैलेट पेपर की तरफ लौटे। अगले कुछ महीनों में 6 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। प्रयोग के तौर पर चुनाव आयोग इन राज्यों में बैलेट पेपर से चुनाव करा सकता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।